सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। टेस्ट संख्या यह 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट कोड 2105 दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए, क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया था। स्टार्ट करते हैं 91 से। चिल्ली सोरा एक अयस्क है। चिल्ली सोरा किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है चिल्ली सोरा। इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए। पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की एंटीपायरेटिक का उपयोग किया जाता है शरीर के तापमान को कम करने के लिए। आंसर क्या हो गया? ए। 93 देख लीजिए। बहुलकों और उनके उपयोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? टेफ्लॉन, बैकेलाइट, पॉलीएस्टर, मेलामाइन। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुलक है और उपयोग। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन के लिए, बैकेलाइट का उपयोग विद्युत रोधन के लिए, पॉलीएस्टर का उपयोग फाइबर रोप के लिए, मेलामाइन का उपयोग क्रॉकरी के लिए। तो यहाँ पे बहुलक और इसका उपयोग यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सभी युग्म सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है? जीवाश्मों की आयु तो कार्बन 14 विधि से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु कौन सा है? तो एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। यहाँ देख सकते हैं उपधातु मेटालॉइड ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का समान गुण मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण देख लीजिए उपधातु का। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब का नाम याद रखिए। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है? उपधातु। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान। इसका आंसर क्या हो गया? डी। चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान हृदय की धड़कन धक धक शुरू हो जाती है। 97 देख लीजिए। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? शैवाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? शैवाल। अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन शैवाल करता है। 98 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्षय रोग, जीवाणु, ये सही है। कालाजार प्रोटोजोआ के कारण, दाद, कवक, मलेरिया, ये वायरस, ये गलत है। तो 98 का ये डी आंसर डी होगा। मलेरिया के साथ वायरस नहीं। यहाँ देख सकते हैं क्षय रोग, जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है, ये एक जीवाणु। दाद जो है वो एक कवक के कारण, ट्राइकोफाइटिन या माइक्रोस्पोरम। काला आजार जो है लिस्मेनिया डोनोवानी, ये प्रोटोजोवा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोवा है। और मादा एनाफ्रीज मच्छर के माध्यम से प्रसारित होता है मलेरिया। तो ये प्रोटोजोवा याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 99 देखिए। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है, थैलेसीमिया बीमारी जो होती है वंशानुगत दोष के कारण होती है। थैलेसीमिया वंशानुगत के कारण होती है। समझिए इसको। थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचारित होता है। रक्त विकार है जो परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित होता है। और इस विकार में शरीर हेमोग्लोबिन के असामान्य रूप
यह अपर्याप्त मात्रा का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। इस विकार में लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी संख्या में नष्ट हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। इस विकार में लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी संख्या में नष्ट हो जाती है, आरबीसी, जिससे व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो समझ गए होंगे थैलेसीमिया। जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने कैलोरी जूल मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो इससे होगा 3.5। आंसर हो जाएगा 30.5। 30.5। आगे देखिए 101। संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक शीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है के भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है? तो ये हर्बेरियम का प्रयोग किया जाता है। 102 देख लीजिए। जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। 103 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्याज जो होते हैं पुष्प पत्ते से बनते, ठीक है। केसर फूल से, आलू अदरक ये स्टेम होता है, ये गलत है। अदरक प्रकंद होते हैं, आलू जड़ यहाँ पे दिया है जो कि यहाँ पे गलत है। अदरक जो है प्रकंद, ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, ये स्टेम होते हैं। इसका विस्तार देख लीजिए। आलू का खाने योग्य भाग कंद या रूपांतर तना कहलाता है, ये स्टेम। अदरक का पौधा एक बृहत गांठदार जड़ से विकसित होता है जिसे राइजोम कहते हैं। यह भूमि के अंदर क्षैतिज रूप से फैलने वाला रूपांतरित तना है। आगे देखिए। केसर क्रोकस सेटाइवस के फूल से प्राप्त होने वाला एक मसाला है। केसर जो है क्रोकस सेटाइवस के फूल से प्राप्त होने वाला एक मसाला है जिसे आमतौर पर केसर या जाफरान के नाम से जाना जाता है। प्याज में तने के एक छोटे हिस्से सहित उसकी मांसल पत्तियां खाने योग्य भाग के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का पारस होता है। दृश्य प्रकाश के लिए बताइए इसका। 380 से 700 नैनोमीटर, यह पारस जो है रेंज 380 से 700 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश के लिए। 105 देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, जड़त्व का खोज गैलीलियो गैलीली ने, उत्प्लावन आर्किमिडीज। कौन सा सही नहीं है बताइए? तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ये भी सही, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन भी सही है, गैलीलियो गैलीली भी सही है, जड़त्व का खोज उत्प्लावन आर्किमिडीज का सिद्धांत ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई, ठीक है। इसका विस्तार देख लीजिए एक बार। उत्प्लावन का सिद्धांत प्राचीन यूनानी गणितज्ञ और आविष्कारक आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है और इसका परिणाम वस्तु द्वारा व्यवस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जड़त्व का नियम देखिए। इसे न्यूटन के गति के प्रथम नियम के रूप में भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम, जिसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बना रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। जड़त्व के नियम की संकल्पना सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली ने
पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए की थी? गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम। और बाद में रेने देकार्ते द्वारा इसे सामान्यीकृत किया गया। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के नियमों में से प्रथम है। ठीक है, तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, और इसी को भी न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। आगे देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसे फैराडे के नियम के रूप में जाना जाता है और यह विद्युत चुंबक का मूल नियम है जो हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि विद्युत चुंबकीय बल को उत्पन्न करने के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत परिपथ के साथ कैसे संपर्क करेगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में 2 नियम शामिल हैं। देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, जब भी किसी चालक को एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि चालक परिपथ बंद हो तो एक धारा प्रेरित होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम क्या है? कुंडली में प्रेरित विद्युत चालक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन अब तक ज्ञात सबसे हल्का स्थिर उप परमाणविक कण है। यह 1.60217664 × 10⁻⁻19 कूलम्ब C का ऋणात्मक आवेश वहन करता है, जिसे विद्युत आवेश की मूल इकाई माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए बताया गया है, ये ध्यान में रखिए, ये पूरा इतना किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरणों के अन्वेषण के दौरान की थी। तो यहाँ पर इसका विस्तार देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सारा मैच करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, जड़त्व गैलीलियो गैलीली, उत्प्लावन आर्किमिडीज। 106 देखिए, खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोड़ पर। आगे तीखा मोड़ है। आगे देखिए 107, पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लेप्रोस्कोपी आधारित होती है। लेप्रोस्कोपी किस पर आधारित होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 108 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? भेदन शक्ति सबसे कम होती है, अल्फा किरण का भेदन शक्ति सबसे कम होता है। 108 का विस्तार देख लीजिए, कोई विशेष इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 109, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था? 109, तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, सी हो गया। 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? कौन तांबे का अयस्क नहीं है? एलुमेल, पीतल, गगन मेटल, कांस्य, ये तांबे का अयस्क है। एलुमेल तांबे का अयस्क नहीं है। 111 देख लीजिए, पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है। अल्सर को ठीक करने वाली दवा तो हिस्टामाइन के रूप में जाना जाता है। हिस्टामाइन, पेट में अल्सर को ठीक करने वाली दवा। एटिलेम एक उदाहरण है। एटिलेम किसका उदाहरण है? तो एटिलेम कृत्रिम मधुरक का उदाहरण है। कृत्रिम मधुरक का उदाहरण है एटिलेम। 113 देखिए, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण, तो सी हो गया। सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं। 114 देखिए, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है साबुन के रूप में। इसका आंसर क्या होगा? फैटी एसिड सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण के रूप में जाना जाता है साबुन के रूप में। 115,
अर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है। अर्बोरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को, वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को। 116 देख लीजिए। कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है या प्राप्त किया जाता है कहाँ से? कुनैन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। 117 देखिए। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि दी गई थी जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। मानव के शरीर में जल होता है, मानव के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? 60 से 70% मानव के शरीर में जल होता है। 119 देख लीजिए। हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था? स्पेनिश फ्लू। H1N1 स्पेनिश फ्लू। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? तो यह है आयोडीन। आयोडीन जो है हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। आगे देखिए। एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह बताइए। तो यह जगह 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। 35,786 किलोमीटर। आगे देखिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। अभी हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? अधिकतम होगी ध्वनि की गति। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवाओं में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में ध्वनि की गति क्या होगी? अधिकतम। तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है। तो ये 124 तक हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 125 से। ठीक है। 125 से लेकर के 150 तक अगले वीडियो में ये जो सेट है, सेट नंबर 5, ये लास्ट हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, जहाँ ज़रूरत है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते जाइए। ओके बाय।